पिछले हफ्ते हमने पाया था एक जबरदस्त स्टॉक पे मिड टर्म का एक जबरदस्त ब्रेकआउट। ऐसा स्टॉक जो आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है। सुन के कैसे लगा? एकदम से उत्तेजित हो उठे। लगता है कि जाकर के स्टॉक को ढूंढूं, इसके ऊपर काम करना चालू करूं, क्योंकि ब्रेकआउट ये एक चीज ही ऐसी है जहां से स्टॉक के अंदर का अपना खेल पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन क्या सब ब्रेकआउट्स सही है? क्या सब ब्रेकआउट्स में जोखिम एक जैसा होता है? ऐसा नहीं है। हर एक ब्रेकआउट की अपनी अपनी अहमियत होती है, अपना अपना जोखिम होता है, और उसी जोखिम को हमें अच्छे से समझ करके ब्रेकआउट के साथ खेलना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, आज फिर आपके स्टॉक के हमसफर मिलिंद उपासनी के साथ ये और एक एपिसोड चालू करते हैं। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रेकआउट्स के बारे में, बट एक अलग अंदाज में। क्योंकि जितना हमने देखा होगा पुराने समय से, भारतीय लोक कथा में जब पढ़ाई लिखाई किताबों के जरिए नहीं होती थी, तो कोई भी अच्छी चीज अगर आपको किसी को समझानी हो तो उसको कहानियों के जरिए समझाया जाता था। तो मैं भी जब ट्रेनिंग लेता हूँ तो कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे उदाहरण दे दूं, कुछ रोजमर्रा की चीजें के साथ कंसेप्ट्स को जोड़ दूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से वो याद रह सके। इसी एक ट्रेनिंग के दौरान जब मुझे ब्रेकआउट समझाने की बारी आई, तब अचानक से मुझे दही हंडी का उत्सव याद आ गया, और बंबई के मेरे बचपन के दिन भी। उन्हीं उदाहरणों के साथ मैं अच्छे से समझा पाया कि ब्रेकआउट्स अच्छे से अच्छे कैसे चुन सकते हैं, उनका जोखिम हम कैसे संभाल के आगे खेल कर सकते हैं। पिछला वीडियो बनाया था तब था रमजान का दिन और अक्षय तृतीया, और आज का दिन भी बहुत खास है। आज है मदर्स डे। तो आप सबको मदर्स डे की शुभकामनाएं। माँ बहुत खास होती है, और जब तक माँ आपके साथ है, आपका बचपन चालू है। तो मेरी यही दुआ है कि आप सबका बचपन बढ़ता रहे खुशियों से। ये आपके माँ के साथ की दोस्ती, आपका बचपना आगे चलता रहे। चलिए देखते हैं आज के सफर में हम दही हंडी और ब्रेकआउट्स को किस तरीके से जोड़ के एक अलग अंदाज में सीखते हैं कि अच्छा ब्रेकआउट कहाँ से चुने, कैसे चुने। तो मैं जब भी काम करता हूँ मार्केट में, तो मेरी तीन पसंदीदा स्ट्रेटेजीज है जिनके साथ मैं काम करता हूँ। एक होती है मेरी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जिनको मैं शॉर्ट टर्म के लिए काम में लाता हूँ, जब मुझे मार्केट से जल्द पैसा बनाना है तब। दूसरी है मेरी टर्टल स्ट्रेटेजी, जिसका उपयोग मैं करता हूँ ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, जहां मुझे लंबे वक्त के लिए भी इंतजार करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं समझ सकता हूं कि आगे जाकर के स्टॉक कुछ ज्यादा पैसा दे सकता है, तो मैं रुकने के लिए, सब्र के लिए भी तैयार हूं। और दूसरा है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, जो मैं वैल्यूएशन बेस्ड करता हूं, और यही स्ट्रेटेजी है जो खास काम में आती है आजकल के मार्केट में, जहां पे हम काफी प्रेशर झेल रहे हैं, काफी नीचे आ चुके हैं। तो टाइगर स्ट्रेटेजी जो है वो मेरी ब्रेकआउट के ऊपर बेस्ड है। तो इन्हीं टाइगर्स ब्रेकआउट को हम दही हंडी के साथ जोड़ करके सीखेंगे कि ये खेल कैसे अच्छी तरीके से हम चला सकते हैं। अब ब्रेकआउट्स क्यों जरूरी है? मार्केट में ब्रेकआउट्स को पकड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रेकआउट्स आपको कम वक्त में, आप देखेंगे कोई भी स्टॉक जब जोरों से गिरता है, बाद में अपना वो एक बेस बनाता है। बेस में ये साइडवेज जोन में, यानी एक पतले गलियारे में अटका रहता है दो प्राइसेस के बीच में, और बाद में वो इसको तोड़ के जैसे ही आगे बढ़ता है, आपको दिखता है कि पहले जहां पे आपने कुछ 2-3 महीने गुजार दिए थे 10% 15% पैसा बनाने के लिए, वहीं अगले 5 दिनों में आपको 15% पैसा मिल जाता है। यानी कम से कम समय आप मार्केट में रह के भी ज्यादा से ज्यादा पैसा बना लेते हैं। इसीलिए ब्रेकआउट्स के साथ मार्केट में काम करना काफी जरूरी है, ब्रेकआउट्स को समझना भी काफी जरूरी है। और ये आता कहां से? ये आता है 100 साल पुरानी डव्स थ्योरी से, वाइकॉफ्स थ्योरी से, और बाद में आप देखोगे इसको स्टेज एनालिसिस करके मार्क मिनर्विनी ने, फिर इन्होंने स्टैन मीनस्टीन ने भी उनकी किताबों में अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये एक ही थियरी है जो मैं समझता हूँ, जो 100 साल पुरानी है और सालों साल अभी भी चल रही है। अभी भी उन पुरानी किताबों से लेकर के
आज तक की किताबों में इनका जिक्र किया जाता है। तो अभी ब्रेकआउट्स और दही हंडी इनको कैसे जोड़ सकते हैं? तो अगर आप दही हंडी की बात करेंगे तो आपके सामने नजारा आ जाता है कि एकदम ऊंचाई पे हंडी बांधी हुई रहती है और आपको कोशिश करनी होती है उस तक पहुंचने की। और कोशिश आप वो कैसे करते हैं? जब पूरे मंडल के, या आप जिसे कह सकते हैं अखाड़े के पहलवान, अखाड़े के जो मेंबर्स हैं वो मिल करके एक झुंड बनाते हैं, जुगत लगाते हैं, एक के ऊपर एक पिरामिड लगाते हुए, एक के ऊपर एक लेयर लगाते हुए ऊपर की तरफ चढ़ते रहते हैं, और अंत में ऊपर बंदी होती है दही हंडी, जिसको ये फोड़ने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप देखोगे हमारे ब्रेकआउट में भी जरूरत होती है इसी तरीके से कैंडल्स के एक साथ आने की, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। कोई भी अच्छा से अच्छा ब्रेकआउट देखोगे वो तभी काम करेगा जब दिन प्रतिदिन, अगर आप घंटे पे काम कर रहे हैं तो हर घंटे में जो कैंडल्स हैं वो एक दूसरे से तितर बितर दूर, आड़ी तिरछी ऐसी बन के रहेगी, तो आपका ब्रेकआउट बिल्कुल काम करने वाला नहीं है। ब्रेकआउट के लिए क्या जरूरी है कि ये जो कैंडल्स हैं ये एक दूसरे के नजदीक बनती रहे, एक छोटे से गलियारे में कीमत इसकी बंधी रहे, तब जाकर के आपको वो कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आता है। वो एक मजबूत दायरा, वो एक मजबूत बेस बनते हुए दिखाई देता है, जहां से आगे जाकर के आपको ब्रेकआउट मिलता है। तो ये कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आज की तारीख में कुछ स्टॉक्स है जिसके ऊपर हम काम ही नहीं कर सकते, जिनके ब्रेकआउट्स के ऊपर हमको कोई मतलब नजर नहीं आता है। जैसे ये है बंधन बैंक का चार्ट। अभी बंधन बैंक के चार्ट में आप देखोगे तो कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा कि ये कैंडल्स एक दूसरे के साथ बंध के चल रही है। ये पूरा का पूरा आड़ा तिरछा एकदम रैंडम सा गलियारा बना हुआ है। तो ओवरऑल देखोगे आप, इतनी बड़ी रेंज है आपकी 350 से 250 तक, यानी 30-35% आपका जो स्विंग चल रहा है। और कोई भी इसके अंदर जब भी हम ब्रेकआउट्स भी देखते हैं तो वो छोटे छोटे बेसिस पे है। छोटे बेस पे होने के कारण थोड़ा चल के ये टूट रहा है, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहले जरूरी होता है कि कोई अच्छा ब्रेकआउट बने तो उसमें अच्छे से गलियारे में, टाइट गलियारे में प्राइसेस फंसी रहे, ताकि वहां से अगर अगली मूव आ जाए तो वो लंबी मूव बन सकती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, हमारे केस में हम देखते हैं ग्लोबल स्पिरिट का चार्ट। ये ग्लोबल स्पिरिट का चार्ट आप देखेंगे तो पिछले साल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पूरा एक नैरो जोन में ये कंसोलिडेशन आपका चल रहा है, पतली गली। और यहाँ से जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट देता है, लंबी मूव आपको मिल रही है। आजकल के इसमें आप देखेंगे अडानी ग्रीन के केस में भी आप देखोगे, ये पूरा का पूरा जो जोन है, पूरा का पूरा जो जोन है जो 2-3 महीने का है, इसमें प्राइस ज्यादा स्विंग नहीं ले रही है। वो एक 15 से 20% के बीच में अटकी पड़ी हुई है। यहाँ से आप देखोगे आपके पास करीब 2.5 महीने का वक्त है, और प्राइस कहाँ से कहाँ तक चली है, 1800 से लेकर के करीब करीब 2020, यानी कुल मिलाकर के आप देखोगे तो ये 15% की रेंज में आपकी प्राइस फंसी हुई है। तो जब ऐसा कुछ होता है कि पतली सी प्राइस रेंज में काफी समय तक आपका स्टॉक फंस गया है, यहां से आप देख सकते हो कि मुझे ब्रेकआउट मिलेगा। और यही होता है दही हंडी में, जब सब लोग मिलके कोशिश करते हैं। अगर ये दूर दूर रह के कोशिश करेंगे तो इस तरीके से गिर जाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए? एक सॉलिड जमावड़ा। इस तरीके से ज्यादा लोग जब साथ में मिलके कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स जब साथ में आ जाती है, तब मौका बनता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट आपको मिलेगा। अगर ये कैंडल्स इस तरीके से एक दूसरे से ज्यादा दूर है और ऊपर ऊपर सीधी चली जा रही है, तब प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे कुछ
प्लेटफॉर्म नहीं बना है, आपका बेस ही नहीं बना है, तो काफी बड़ा चांस है कि आप यहाँ से टूट करके नीचे की तरफ सब गिर सकते हैं। तो यही केस मैं आपको दिखा रहा था आपके बंधन बैंक के केस में। ये बंधन बैंक के केस में वही हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे लग रहा है कि हमको कुछ बेस बन गया है करके, लेकिन ये बेस क्या है, बहुत ही थोड़े समय के लिए बना हुआ है, काफी थोड़े समय के लिए बना हुआ है, 2 महीने के लिए बना हुआ है, और ये दायरा काफी इसका बड़ा है, डेप्थ ज्यादा है, और इसकी विड्थ जो है वो कम है। ये मूवमेंट्स बड़ी बड़ी कैंडल्स की बनी हुई है, तो जितनी बड़ी कैंडल्स आपके कंसोलिडेशन जोन में बन रही है, उतना ये एक्चुअली वीक है। जितने आपके बेस बनाने में छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, उतना वो ताकत दर्शाता है कि यहाँ पे बायर नीचे गिर जाने के लिए, झुकने के लिए तैयार नहीं है, और सेलर भी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। दोनों के बीच में लड़ाई एकदम टाइट चल रही है, दोनों फोर्सेस समान ताकत के साथ चल रहे हैं, और इसमें से अगर ब्रेकआउट आता है तो आप देख सकते हो वो काफी जोरदार ब्रेकआउट आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है, जो हम सीख सकते हैं दही हंडी से, कि अगर आपको ऊपर जाना है तो कैंडल्स का जमावड़ा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। छोटी छोटी कैंडल्स छोटे से गलियारों में ज्यादा देर तक बनती रहनी चाहिए, प्राइस उस रेंज में अटकी रहनी चाहिए। है कि जब आपका ये जो पूरा बेस बनता है ब्रेकआउट्स के लिए, उसका बड़ा होना क्यों बहुत जरूरी है। अगर दही हंडी में भी आप देखते हैं तो बच्चों में भी स्कूलों में दही हंडी खेली जाती, लेकिन वो कम ऊंचाई पे बांधी जाती है, इसलिए थोड़े लोग भी आकर के उसको फोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी ऊंचाई कम है। अगर आपको ज्यादा ऊंचा मार्केट में जाना है, ज्यादा लंबा प्रॉफिट बनाना है ब्रेकआउट के ऊपर, तो जरूरी है कि ये बेस काफी बड़ा हो। छोटे बेस से काम ज्यादा नहीं चलेगा, ज्यादा पैसा आपका नहीं बनेगा। जितना ज्यादा बेस, उतना लंबा रेस। ये मेरी फिलॉसफी है, बिगर द बेस, लॉन्गर विल बी योर रेस। तो यही खेल आप देखोगे कि ब्रेकआउट्स में भी आप संभाल सकते हैं, ब्रेकआउट्स में भी आप समझ सकते हैं। इसके लिए मैं आजकल के एकदम पिछले 2-3 महीने में जो ब्रेकआउट अच्छे से चल रहा है, गुजरात मिनरल्स जीएमडीसी की बात करता हूँ। अगर आप जीएमडीसी का स्टॉक देखेंगे, ये 9 महीने का चार्ट है। यहाँ पे सबसे बड़ा ब्रेकआउट आपको इस बेस पे मिला था। ठीक से देखेंगे तो ये बेस आपका बन रहा है करीब करीब 6 महीने का बेस है, और इस बेस की विड्थ कितनी है, कितना डेप्थ में ये बना है, तो आप ठीक से देखेंगे 80 इसका ब्रेकआउट लेवल है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट आपका 60 चल रहा है। यानी कुल मिलाकर के 80 और 60 बोला तो ये आपका 25% का डिफरेंस है। टॉप से लेकर के आप करीब करीब 25% के अंतर पे हो पिछले पूरे 6 महीने से। यानी ये दर्शाता है कि बायर यहाँ पे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो रुकने के लिए तैयार है, अंदर और ऐड करने के लिए तैयार है, लेकिन नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत जरूरी होता है। ये नैरो बेस आपको हमेशा यही बताता है बायर कितना कॉन्फिडेंट है स्टॉक के बारे में। जितना ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस है, उतना कम स्टॉक नीचे गिरता है, और उतनी लंबी देर के लिए अगर वो खेलता है, उतने ज्यादा बायर्स धीरे 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 करके स्टॉक में जमा हो रहे हैं, और उतने थके हुए सेलर्स उसमें से निकलते जा रहे हैं। इसलिए जितना लंबा बेस मिलता है, उतना लंबा, उतने ज्यादा फ्रेश बायर स्टॉक के अंदर आ चुके हैं, उतने वीक हैंड्स उसमें से भाग रहे हैं। अब बचता क्या है, खेल पूरा का पूरा बायर्स की साइड में आ गया, उन्होंने पूरे कलेक्ट कर लिए स्टॉक को, अब शॉर्टेज क्रिएट हो गया, और ये ब्रेस छोटा होने के कारण आपको इतना लंबा प्रॉफिट मिलते हुए यहाँ पे दिख रहा है ना। ये बेस यहाँ पे शुरुआत में बना था, इसलिए इतना लंबा है। अब आगे के आप बड़े बड़े बेसिस को, छोटे छोटे बेसिस को देखिए, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, ये छोटे छोटे बेस बना रहा है। छोटे बेस होने के कारण क्या होता है, स्टॉक थोड़ा चलता है और ज्यादा रुक रहा है। जितना ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उतना आप देखेंगे इसकी रैली छोटी हो रही है,
इसके बेस भी छोटे होते जा रहे हैं। यहाँ पे इसको लेकिन अच्छा सा रनअप मिला क्योंकि ये एग्जॉस्ट रन है। एक झटके में स्टॉक इतना ऊपर चला गया छोटी सी बेस के ऊपर, लेकिन उससे ही पता चल गया कि यहाँ पे अब जब ब्रेकडाउन हुआ है, संभालने के लिए कोई नहीं है इस बेस में, क्योंकि ये सब छोटे बेस थे। ये टूटते 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 जा रहे हैं। क्योंकि ये बेस छोटे हैं, ये टूट गए हैं, अब यहाँ से निकलने का टाइम आ जाता है। लेकिन अगर आप इस बेस पे एंट्री करते हो, पूरा लंबा आपको रैली मिलता है। और यहीं पे मैं कहता हूं कि लॉन्गर इज योर बेस, बिगर विल बी योर रेस, राइट। ऐसे और एक मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ग्लोबल स्पिरिट है। ग्लोबल स्पिरिट में जब हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा बेस भी 6 महीने का बना हुआ है और ये उसकी लंबी रैली हुई है। आगे जाकर के ये छोटे बेसेस बन रहे हैं। ये छोटे बेस बनने के कारण क्या हो रहा है, आपको डेप्थ भी ज्यादा आ रहा है, यानी बायर का कॉन्फिडेंस अभी भी मन बना नहीं है इस स्टॉक को लेने के लिए। वो काफी देर तक रुकता है फिर जाकर के उसको खरीद रहा है। तो इस स्टॉक में आप देखेंगे ग्लोबल स्पिरिट, आपका जो सपोर्ट है वो यहाँ पे बन गया है। और ये सपोर्ट जो है यहाँ पे आपकी वोलेटिलिटी ज्यादा है करके पता चल रहा है कि अभी बायर और सेलर के बीच में का जो थॉट प्रोसेस है बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो एक नैरो रेंज में नहीं है। तो अब तक इस स्टॉक में मन नहीं बना है कि मुझे एक तरफ निकलने का है। बायर भी जल्दी टूट जाते हैं, सेलर भी जल्दी हौसला छोड़ रहे हैं। तो ये इनडिसाइसिव सा फेज आपको कैसे दिखता है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, बेसिस छोटे हैं, तो यहाँ पे रैली बनने को तैयार ही नहीं है, राइट। तो ये एक चीज है जो भी दही हंडी से मैच करती है कि जितना आपका झुंड बड़ा होगा, जितना आपकी मंडली बड़ी होगी, जितने आपके पहलवान ज्यादा होंगे अखाड़े के, उतनी ऊंची ऊंची हंडियां आप तोड़ सकते हो। अगर आपका ग्रुप छोटा है तो बच्चों की तरह छोटी हंडी बना करके आपको फोड़ के खुश रहना पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छे ब्रेकआउट चुनने हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चुनने हैं, तो जरूरी है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा बड़ा बेस हो स्ट्रक्चर में। और अगला खेल आता है वॉल्यूम्स का। ये वॉल्यूम का होना भी बहुत जरूरी है। वॉल्यूम बोले तो मेरी नजर में ये जो मार्केट है वो एक वोट बैंक है। मार्केट जो है एक वोट बैंक है, जितने लोग आपकी तरफ से आकर के यहाँ पे वोट देंगे, उतनी बड़ी जीत आपकी होगी, उतना स्टॉक लंबा जाएगा। अगर आपकी वोट बैंक छोटी है, यहाँ पे खतरा बनता है। अगर यहाँ से कोई गिरे तो सीधा जमीन पे आएगा। बीच में कुछ स्ट्रक्चर भी बना नहीं है और ज्यादा लोगों का सपोर्ट और उत्साह भी नहीं है। तो ये मैनिपुलेटेड से स्टॉक होते हैं, एक झटके में ऊपर जाते हैं और लोअर सर्किट बनाते हुए नीचे आते हैं। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द स्टॉक इज बिगर, ये ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाता है। इसमें एक बाजू की स्विंग एकदम से खराब होने के चांसेस कम है, क्योंकि ज्यादा लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम आता है उतना ब्रेकआउट सेफ हो जाता है, उतना वो लंबा भी जाता है। इसके लिए फिर से मैं आपको दिखाऊंगा ग्लोबल स्पिरिट का स्टॉक। आप ठीक से देखिएगा, जब लंबे बेस से ये स्टॉक निकला था तो कितना जबरदस्त वॉल्यूम उसको यहाँ पे मिला है। ये होता है बड़ा वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के कारण ही आप देखोगे ये यहाँ पे इतने बायर्स घुस गए हैं कि अगर ये यहाँ से नीचे आया तो सबको नुकसान होगा। तो कोई गिरने नहीं दे रहा है, कोई स्टॉक बेच भी नहीं रहा है, तो एक झटके में स्टॉक की मूवमेंट इतनी स्ट्रांग बनी हुई है। अभी रिसेंट का एक ब्रेकआउट आपको बताता हूँ जहाँ पे चांसेस लगते हैं कि आप अच्छे वॉल्यूम के साथ काम कर सकते हैं, वो है इसका गोकिक्स का, गोकुल दास एक्सपोर्ट्स का। ये रिजल्ट के दिन का वॉल्यूम है। हमने पिछले सेशन में भी, सत्र में भी डिस्कस किया था इसको एक अच्छे ब्रेकआउट के उदाहरण के रूप में। यहाँ पे आप देखोगे आपको बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया है। इतना बड़ा वॉल्यूम है कि वो पूरे 6 महीने में नहीं था। तो इसलिए इस स्टॉक में अभी भी जोर बना हुआ है। चांसेस ज्यादा है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा ही एक ब्रेकआउट पिछले हफ्ते का है, वो है सुमी केम का, सुमितोमो केमिकल। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जिस दिन जो ब्रेकआउट आया था, काफी बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे मिला है, लेकिन
मार्केट आपके अगेंस्ट होने के कारण ये रिवर्स में आ गया है, ये ब्रेकआउट पूरी तरह से प्रॉपर क्लोज नहीं हुआ। बट वॉल्यूम जब आता है तो चांसेस आपके सक्सेस के काफी बढ़ जाते हैं। अडानी ग्रीन में देखेंगे तो भी आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम्स आपके बढ़ गए हैं, और जब तक वॉल्यूम बने हुए हैं बाइंग डेज में स्टॉक रैली करता है। जैसे ही वॉल्यूम कम हो गए हैं बाइंग के, आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे करके स्टॉक थक रहा है, और फिर जब मन बनाता है ऊपर जाने के लिए फिर इसमें वॉल्यूम्स आना चालू हो जाता है। तो अगर आपको अच्छे ब्रेकआउट चुनने हैं तो लोगों का जमावड़ा, लोगों का माहौल पूरी तरीके से तैयार होना जरूरी है, जैसा कि हम दही हंडी में देखते हैं। और एक आपको मजे की बात बताऊं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आप समझ सकते हैं दही हंडी के उदाहरण से। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम लेयर पे लेयर बनाते हुए जाते हैं दही हंडी में, हम लेयर पे लेयर बना के जाते हैं, और जब भी कोई ऊपर से गिरता है तो नीचे देखिए लोग हाथ खड़ा करके ऐसे खड़े रहते हैं। या क्यों खड़े रहते हैं? ताकि कोई गिरे तो उसको हम पकड़ ले, उसको नहीं लगना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी लोग खड़े हैं। यही होता है सपोर्ट्स के बारे में भी जब हम स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे आज हम अडानी पोर्ट्स का स्टॉक देखेंगे। अभी अडानी पोर्ट के स्टॉक में आपने देखा कि ब्रेकआउट आ गया है, यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रेकआउट आ गया और स्टॉक ऊपर भी गया और अभी रिवर्स भी करने लग गया। अब ऐसे टाइम पे हम सोचते हैं कि सर अभी इस स्टॉक को कब तक होल्ड करें, है ना, इसका सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है? तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। दही हंडी का उदाहरण याद करिए, कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक को पकड़ने के लिए खड़े हैं वो आपको दिखाई पड़ता है। तो जो कुछ भी आपकी प्राइस है उसके नीचे आप ये लाइन हॉरिजॉन्टल लगा दीजिए और उसको नीचे की तरफ खींचते रहिए। जहां पे आपको जमावड़ा दिखा, जहां पे आपको लोग खड़े दिखे कि वो पकड़ने के लिए तैयार है, वहां पे स्टॉक आकर के कोशिश करता है कि मैं रुकूं। यहाँ पे एक दिन उसने कोशिश की, लड़ाई की, लेकिन ये वीक निकला तो और नीचे की तरफ निकल पड़ा। अब अगला सपोर्ट कब आया? इसी लाइन को नीचे की तरफ खींचते रहिए और बाईं तरफ देखिए कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स आकर के क्लोज हुई है। जहां पे ये क्लोज हुई है इमेजिन करिए कि लोग वहां पे खड़े हैं कि ऊपर से कोई गिरे तो संभाल लूं। तो वहीं पे आज आप देखोगे कि अडानी पोर्ट का अगला सपोर्ट बन जाता है यहाँ पे, जो कि एक ब्रेकआउट रीटेस्ट भी करते हैं हम, कि ब्रेकआउट हो गया, अभी फिर हम उसी लेवल पे आ गए हैं। अगर यहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ मन बना ले तो ये पक्का हो जाता है कि इस सपोर्ट में अभी काफी जान है, इसके जोरों पे मैं ऊपर की रैली पे काम कर सकता हूँ। तो ये सपोर्ट भी आपको समझ में आ जाता है अगर आप इसको दही हंडी की तरह इमेजिन करें कि ऊपर से कोई गिर रहा है तो नीचे पकड़ने के लिए लोग तैयार खड़े हैं, और वो जहां पे खड़े हैं वो कैंडल्स के बाई तरफ की हिस्टोरिकल कैंडल से पता चलता है कि लोग वहां पे खड़े हैं, और वहीं पे आकर के स्टॉक्स के चांसेस बन जाते हैं कि वो वहां से रिवर्सल ले लेगा। सही है। और सबसे बड़ी बात, ब्रेकआउट्स आर रिस्की। आप कितना भी कोशिश करें, मार्केट में न्यूज बेस्ड चीजें बदलती है, मार्केट का खुद का माहौल नरम गरम सा चलता रहता है, इसलिए ब्रेकआउट के साथ काम करना काफी रिस्की होता है। इसलिए हमेशा अपनी सुरक्षा का प्रबंध करके ही काम करिएगा। कुछ भी हो जाए हेलमेट पहनिए, और आपका हेलमेट मार्केट में क्या होता है? आपका स्टॉप लॉस, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन। अगर आपको लगता है कि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स वीक है, इस ब्रेकआउट का वॉल्यूम कम है, इसका बेस छोटा है, तो आप एलोकेशन कम रखिए उस स्टॉक में, आपका स्टॉप लॉस टाइट रखिए। अगर आपको ये ब्रेकआउट दिखता है कुछ रिलायबल स्टॉक में, जैसे टाटा ग्रुप का स्टॉक है, राइट, रिलायंस खुद है, अगर ऐसे स्टॉक में आपको कॉन्फिडेंस है फंडामेंटल पे, तब आप क्या करिए, एलोकेशन बड़ा रखिए, स्टॉप लॉस आपका टाइट ना रखिए, थोड़ी दूर का और नीचे का रखिए, ताकि स्टॉक को रिवर्स होने का चांस मिले और आपकी रैली फिर से चलती रहे। तो कितना भी हो जाए, जैसे हम दही हंडी में पूरी तरह से
तरीके से सुरक्षा का विचार करते हैं, उस तरीके से आप भी पूरी तरीके से जोखिम का विचार करिए कि ब्रेकआउट्स एक्साइट बहुत करते हैं। ब्रेकआउट्स आप देखिए, हर हफ्ते वीडियोस आते रहते हैं। इनफैक्ट मैं भी मेरे वीडियोस में मेरी ट्वीट्स पे बात करता रहता हूँ कि ब्रेकआउट आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि वो एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ से स्टॉक में पैसा डालिए और जल्दी से पैसा बन सकता है। लेकिन इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बन सकता है, राइट? बनेगा ये गारंटी कहीं पे नहीं है। तो जब भी ब्रेकआउट के साथ काम करें, अपनी सुरक्षा का सबसे पहले विचार करें। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से लोअर रिस्क पे रख सकते हैं, इसका पूरा विचार करके ही आप इन ब्रेकआउट्स के ऊपर काम करिए। तो अभी अगर आप जानना चाहते हैं कि किन किताबों को मैं पढ़ता हूं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा इन किताबों के सेट्स के साथ काम करता हूं। मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं इन किताबों के ऊपर बनी। और अगर आपको ब्रेकआउट सीखना है तो मेरी फेवरेट बुक्स रहेंगी मार्क मेनेवरेनी की ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड। ये बुक पढ़िए, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि ब्रेकआउट का डायनामिक्स कैसे होता है। और इन ब्रेकआउट्स के साथ अगर आप अच्छे से फंडामेंटल्स जोड़ के चलना चाहते हैं तो विलियम ओ'नील की हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स मार्केट, ये बुक पढ़िए। इसमें आपको फंडामेंटल प्लस टेक्निकल कैसे जेल करना है ब्रेकआउट्स का, वो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आपको टेक्निकल साइड, इसमें भी फंडामेंटल की बातें हैं लेकिन टेक्निकल पे बहुत अच्छा जोर दिया हुआ है, जिनके द्वारा आप आपके फंडामेंटल्स, आप आपके जो ब्रेकआउट्स का सक्सेस रेट है वो काफी अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। और मैं भी मेरे आने वाले प्रोग्राम में, अभी इस महीने मेरा प्रोग्राम 14 मई से चालू हो रहा है, अगले सैटरडे संडे से। इसमें मैं टर्टल्स, मेरी जो फेवरेट ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने यहाँ पे दी हुई है एज एन ऑप्शन, इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो इस ट्रेनिंग में मेरा ओवरऑल अप्रोच जो रहता है वो रहता है सेफ्टी प्लस एग्रेशन। कितना भी हो जाए मार्केट में, मेरे लिए सेफ्टी वर्ड सबसे पहले आता है, एग्रेशन बाद में। इसीलिए एकदम सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच रखते हुए किस तरीके से आप मार्केट में रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग अलोंग विथ स्कैनर्स करके का यूज करके कैसे काम कर सकते हैं, वो मैं इस ट्रेनिंग में कवर करता हूं। तो अगर आपके पास वक्त है, आपको इंटरेस्ट है और एक सेफ तरीका मार्केट में पैसे बनाने का जान सकते हैं, एक अच्छी तरीके से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जरूर इस ट्रेनिंग में आइएगा। इसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। मेरा कोचिंग प्रोग्राम और दूसरे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेगी। और अगर हर मिनट, हर सेकंड मेरे कुछ थॉट्स जो चल रहे हैं मार्केट के बारे में वो जानने हैं तो ट्विटर पे ज्वाइन करिएगा। बहुत अच्छा माहौल बनाएंगे आप सब, मैं, हम सब मिलके पैसे बनाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया आज का इस कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए। मेरे पिछले वीडियोस में भी काफी लोगों के कमेंट आए कि आप हिंदी में डिलीवरी कीजिए, तो इसलिए आज मैंने ये कार्यक्रम हिंदी में किया है। आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट करिए, जरूर लाइक करिए और जरूर शेयर करिए। ये जो कुछ भी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये मेरा अनुभव है, इसको टिप्स की तरह मत समझिए और स्टॉक के पीछे मत भागिए। सीखना जरूरी है, सीख लीजिए, फिर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो धीरे धीरे करके आगे करते जाइए। जितना एक्सपर्टीज बढ़ेगा फिर बड़ा पैसा लगाना, फिर बड़े रिस्क लेना चालू करिए। चलिए मिलते हैं और एक ब्रेक के बाद। अभी मैं आऊंगा आपके साथ कुछ स्टॉक्स लेकर के जो अच्छे से सेटअप पे लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि आजकल मार्केट गिरा हुआ है। तो इस बार मैं सेफ्टी फर्स्ट का अप्रोच लेकर के थोड़े लॉन्ग टर्म की डेप्थ से ऊपर आने वाले स्टॉक्स, इनके बारे में बात करूंगा अगले वीडियो में। चलिए, टेक केयर और शुक्रिया।